जरा दे बरं तेवढं बस झालं आज ते घेऊन येतो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पद्मश्री लक्ष्मण माने तुम आगे बढ़ो लक्ष्मण माने साहब तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाडीचा विजय असो महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाडीचा विजय असो पद्मश्री आमदार लक्ष्मणजी माने सर हे आज आपल्या शहरामध्ये आलेले आहेत आणि त्यांचं आपण सर्व शहरवासी व ग्रामीणमधील कार्यकर्ते जनता व आपली सर्व जिल्ह्याची जी कमिटी आहे त्यांचा स्वागत करत आहे मनापासून। तसेच त्यांच्यासोबत आज आपल्या मराठवाड्याचे विभाग प्रमुख शंकरराव जाधव सुद्धा आलेले आहेत। त्याचबरोबर नारायणरावजी जावळीकर 8 दिवसापासून दौरा चालू आहे आणि आज दौरा चालू असताना आज ते औरंगाबादमध्ये आले आहेत। वंचित महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाडी कशासाठी व कोणासाठी हे महाराष्ट्रामध्ये आज एक चित्र आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तसेच भूमिहीन शेतमजूर शेतकरी हे जे लोक आहेत या लोकांना सत्तेमध्ये सहभागी होण्यासाठी आपल्याला खूप मोठे काम करणे आहे। मला फक्त दादांना एक सांगायची इच्छा आहे की आपल्याला आपला सर्व पक्ष हा महाराष्ट्रामध्ये संबंध असा वाढवून आणि औरंगाबाद शहरापासून त्याची सुरुवात करू, कारण की औरंगाबाद शहर हे एक ऐतिहासिक शहर आहे। येणाऱ्या काळामध्ये मी साहेबाला सांगू इच्छितो की ह्याच शहरामध्ये व इथेच आपण नियोजन न झाल्यामुळं हा आपल्याला छोटा खाली कार्यक्रम आपण करत आहोत। पद्मश्री लक्ष्मण माने तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। पद्मश्री लक्ष्मण माने यांचा विजय असो। पद्मश्री लक्ष्मण माने साहब तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाडीचा विजय असो महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाडीचा विजय असो पद्मश्री आमदार लक्ष्मण मानेचा महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाडीचा विजय असो। तर दर्शक जोराने तर आज तुमचा हे जो दौरा आहे काय दौरामध्ये होणार आहे, कशासाठी दौरा घेतो? सर्वांना जय भीम। महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाडी या पक्षाच्या वतीनं मी उस्मानाबादपासून माझ्या पक्षाचा संपर्क दौरा सुरू केला। या संपर्क दौऱ्यामध्ये माझ्या पक्षाची जी भूमिका आहे ती लोकांपर्यंत पोहोचवणं हा त्यातला मुख्य उद्देश होता। दुसरा उद्देश हा आहे की आमचा कार्यक्रम काय आहे, म्हणजे काय घेऊन आता आम्ही लोकांकडे जाणार आहोत। पहिली गोष्ट तर ही आहे की जी मी परवा पुण्यामध्ये जाहीरपणे सांगितली की महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री हा कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही जयभीमवालाच करणार आहोत। तो कुठल्याही जातीचा पंथाचा वर्गाचा असू शकतो, तो बाबासाहेबाचा शाहू फुले आंबेडकरांचा अनुयायी असला पाहिजे आणि दुसरा तो जयभीम बोलत असला पाहिजे। म्हणजे ढोंगीपणानं नुसतं येऊन असं नाही चालणार, तो जयभीमवाला असला पाहिजे स्टॉर्च। अशा माणसाला महाराष्ट्राचा मला मुख्यमंत्री करायचं। मागच्या वेळेला महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्री करण्याची मी घोषणा केली होती आणि त्याप्रमाणे सगळं जुनवून आणलं होतं। ठीक आहे, तर जे झालं त्याच्याबद्दल काही बोलण्याचा अर्थ नाही। त्यावेळेला आमच्या काही चुकांच्यामुळे आमची संधी गेली, परंतु यावेळीची संधी जाऊ नये याच्यासाठी मी आज नाव नाही जाहीर करीत, त्यावेळेला नाव जाहीर केलं होतं, आता नाव नाही जाहीर करीत, परंतु आंबेडकरवादी
पण तुम्हाला असं का वाटतं नेता. का जय भीम बोलणारच मुख्यमंत्री पाहिजे आपला? त्याचं कारण आम्हाला संधीच मिळालेली नाही. गेली 75 वर्षामध्ये महाराष्ट्रात एवढे मुख्यमंत्री झाले, पण जयभीमवाल्याला मुख्यमंत्री होऊ दिलं जात नाही. त्यांची पुरेशी संख्या असताना सुद्धा आता तर 5-5.5% भटके मुक्त त्यांच्याबरोबर आले. म्हणजे आधीचे शेड्यूल कास्ट प्लस आम्ही, आता त्याच्यामध्ये शेड्यूल ट्राईब आणि ओबीसी जर आमच्याबरोबर आल्या तर महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री नाही, महाराष्ट्राचं मंत्रिमंडळाचा वाक्य तयार करू शकतो. याच्यामध्ये तुम्ही स्वतःची अशी चुकी आहे की महाराष्ट्रामध्ये काही जय भीमांची काही मोठी पार्टीच उभारली नाही आतापर्यंत? हो, ती उभीच राहू दिली जात नाही, म्हणून माझा प्रयत्न चाललाय की ती सगळी उभी राहावी. आम्ही सगळेजण पुन्हा एकत्र येण्याचा प्रयत्न करतो आहोत, कारण प्रयत्न तर करत राहायला लागते, प्रयोगही करत राहायला लागते. आता पुन्हा सगळे आम्ही एकत्र येण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. प्रयत्न सोडून कसं चालेल? आम्हाला जर 70-75 वर्षामध्ये संधीच मिळाली नाही एकदा सुद्धा. एकत्र म्हणजे कोणासोबत युती करणार तुम्ही? होणार आहे का युती? साहेब, पहिल्यांदा आम्ही काँग्रेसला म्हणजे प्रेफरन्स देऊ. जर काँग्रेसनं आणि आम्ही या दोघांची युती होत असेल तर मला आनंद होईल. काँग्रेस तो शिवसेनेसोबत गेलेली आहे. ऐका तर मी सांगतोय ना तुम्हाला. पहिल्यांदा आम्ही काँग्रेसला संधी देऊ, काँग्रेसच्या बरोबर बोलणे करू. काँग्रेसनं समजा आम्हाला नाही त्यांचं आमचं जमलं तर आम्ही राष्ट्रवादीला देऊ. राष्ट्रवादीलाही नाही जमलं तर आम्ही शिवसेनेच्या बरोबर जाऊ. आणि शिवसेनेला नाही दिलं तर आम्ही भाजपबरोबर जाऊ. आम्हीच एकट्यानं सगळं पाळायचं ठरलंय का? आम्ही कुणाच्याही बरोबर जाऊ, पण महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आम्ही जयभीमवाला करू. MIMचं नाव नाही घेतलं तुम्ही? हां, MIMचं नाव नाही? MIM बद्दल तुमचं काय? नाही, आमच्या बरोबर येईल. ते काय आमचे मित्रच आहेत. अल्पसंख्याक समाज आमच्या बरोबर राहणारच आहे ना. मागच्या वेळी तो होता. मी सांगितलं आमच्या काही चुकांच्यामुळे बरोबर. मागच्या वेळेला आमची संधी गेली. अदरवाईज काँग्रेस राष्ट्रवादीनं 8 खासदार देण्याचं आम्हाला मान्य केलं होतं. 8 सीट देत होते ते, पण आम्हीच कमी पडलो आणि आम्ही नाही त्यांच्याशी नीटपणे कम्युनिकेट करू शकलो. पण 8 खासदारापैकी 4 जरी आमचे निवडून आले असते तरी 25 आमदार आमचे आले असते, तर आता 25 आमदार घेऊन आम्ही महाराष्ट्राच्या सरकारमध्ये असतो. बरोबर. पण ठीक आहे, मागच्या वेळेस झालं ना, त्याची उगीच चर्चा करून काय उपयोग आहे? आता पुन्हा प्रयत्न करू. आता पुढची रणनीती काय असेल? आमची रणनीती ही आहे पहिली, की आम्ही काही प्रोग्राम घेऊन निघालो आहोत. म्हणजे नुसताच झेंडा नाही, तर आमच्याबरोबर आमचा एक कार्यक्रम आहे. आमचा कार्यक्रम असा आहे की या देशामध्ये 28% लोक हे दारिद्र्य रेषेच्या खाली आहेत. ते सर्व जाती धर्मातले आहेत. 28% लोक दारिद्र्य रेषेच्या खाली आहेत. म्हणजे 2 वेळे जेवता येत नाही, काही वेळेस जेवतात आणि काहींना जेवता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. हे 28% लोक आहेत. आणि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब आणि VJNT यांची पॉप्युलेशन साधारणतः तेवढीच आहे. याचा अर्थ खाली पडलेला जो वर्ग आहे, ज्याला घर नाही, दार नाही, ज्याची उपासमार चालू आहे, असा वर्ग कोणता आहे? तर असा वर्ग SC, ST, ओबीसी मधला सुद्धा मायक्रो ओबीसी, सगळा ओबीसी नाही म्हणत मी, मायक्रो ओबीसी आणि मायनॉरिटीज यामधलेच जर सगळे लोक असतील आणि वरचे जे 40% लोक आहेत ते काय फार मोठे श्रीमंत नाहीत. तो लोअर मिडल क्लास आहे. हा लोअर मिडल क्लास आणि हा खालचा क्लास, हे दोघे जर आम्ही एकत्र आलो तर आम्ही सायझेबल पॉप्युलेशन होतो, त्याच्यापेक्षा जास्तच होतो. तेव्हा राज्य आमचंच यायला पाहिजे, गरिबांचंच राज्य यायला पाहिजे. इतकी संख्या गरिबांची आहे, पण गरिबांना पक्षच नाही. गरीब डिवाइड झालेले आहेत सर्व पक्षांमध्ये, आणि हे गरीब एकत्र येणार नाहीत याच्यासाठी सगळे पक्ष काम करतात. म्हणजे आम्ही एकत्र येऊ नये याच्यासाठी आमच्याच पक्षामध्ये कोणीतरी RSSवाला घुसवायचं काम ज्यांनी केलं ते याला जबाबदार आहेत. पण मी कुणावर आता त्याच्या जबाबदारी आणि त्या मला म्हणजे आम्हाला भूतानी सांगितलं आहे मागचं उकरत बसू नका, त्याची गरज नाही. आज काय आहे ते बोला. आज आम्हाला असं वाटते की आम्हाला सत्तेमध्ये सामील व्हायचं आहे आणि सत्तेत जाण्याच्यासाठी जे जे करायला लागेल ना ते आता आम्ही करू. मग आम्हाला नावं ठेवता कामाची नाही. काँग्रेस राष्ट्रवादीनं आमच्याबरोबर जमवून घेतलं तर आम्ही भाजपबरोबर जाण्याचा विषयच नाही. पण हे तिघेही जर होईनात तयार तर मग आम्ही भाजपच्या बरोबर जाऊ. त्याने असं समजायचं कारण नाही की आम्ही आता घरात बसू. नो, रामदास आठवले गेले भाजपबरोबर, त्यांनी सत्ता मिळवली, आम्ही पण जाऊन सत्ता मिळवू. पण आम्हाला महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री व्हायचे, आम्हाला केंद्रात मंत्री नाही व्हायचे. पहिल्यांदा महाराष्ट्र आम्ही टार्गेट करतो. कार्यक्रम सांगतो तुम्हाला. पहिला कार्यक्रम असा आहे की या देशामध्ये शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे आणि या व्यवसायामध्ये आमचे लोक हे भूमिहीन आहेत. भूमिहीनांची संख्या जवळपास 40% आहे भूमिहीन शेतमजुरांची. आता यातले 15% फक्त लोक हे कायमचे कुणाच्या तरी शेतावरती आहेत, कायमचे 15%. उरलेले जे लोक आहेत
हे उरलेले लोक हे रोजगारासाठी रोज वंचित आहेत. रोज हे मिळेल तिथं काम करतात. आज याच्या शेतावर, उद्या त्याच्या शेतावर, उद्या त्याच्या शेतावर, पण त्यांचं स्वतःचं शेत नाही. आता आमची घोषणा अशी आहे की आम्हाला शेतकरी व्हायचं आहे. भटक्यामुक्त जमातीनं शेतकरी व्हायचं आहे, अनुसूचित जातीनं शेतकरी व्हायचं आहे, अनुसूचित जमातीनं शेतकरी व्हायचं आहे, अल्पसंख्याक मायनॉरिटीज आहेत यांच्याकडे जमीन नाही, ज्याच्याकडे जमीन नाही त्याला जमीन मिळाली पाहिजे. आणि त्याची नोंदणी 1 तारखेपासून आम्ही सुरू करतो. 1 जानेवारीपासून. 1 जानेवारीला आमचा मेळावा आहे भीमा कोरेगावला आणि तिथून आम्ही सुरुवात करतो. 1 जानेवारीला भीमा कोरेगावला आमचा मेळावा आहे. त्या मेळाव्याला आम्ही योगेंद्र कवाडे सरांपासून सगळ्यांना बोलवायचा प्रयत्न करतो आहोत. हे सगळे जर आले तर मला आनंद होईल. आणि आम्ही तिथनं जी घोषणा करतोय 1 जानेवारीला आम्ही पहिल्यांदा फॉर्म भरू भीमा कोरेगावला आणि आमची ही कॅम्पेन सुरू होईल. त्यानंतर 2 वर्ष आम्हाला हे काम करायचं आहे. दुसरा कार्यक्रम जो आमचा आहे म्हणजे आम्हाला जमीन मिळाली पाहिजे, हा आमचा पहिला कार्यक्रम आहे. जर ती मिळत नाही असं दिसलं तर टप्प्याटप्प्यानं आम्ही सत्याग्रहाकडे जाऊ आणि गायरानाच्या जमिनी, गावठाणाच्या जमिनी आणि मंदिरांच्या म्हणजे देवस्थानाच्या जमिनी आणि फॉरेस्टच्या जमिनी, हजारो एकर जमिनी आहेत आणि हजारो माणसं ज्यांना काम नाही अशी आहेत. तर आम्हाला 2 एकर जागा बागायत द्या. 2 एकर बागायत त्यांच्या सरकारच्या नियमानं 2 एकर जागा तुम्ही आम्हाला द्या. आणि 2 एकर जागा तुम्ही आम्हाला देऊ शकत नसाल तो जिरायत 4 एकर द्या, डोंगर द्या, पण आम्हाला जमीन द्या. तो हिंदी में लेते हैं सर. आपने बताया कि हम अभी सबको एकजुट करने के लिए हमने ये दौरा निकाला है. कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार जो है तो दलित समाज को एक साइड में रख के जो है तो काम कर रहा है, इस वजह से अब आपको सत्ता में आने की ज़रूरत पड़ी है? देखो वैसा उनका जो रहता है, उनका मकसद जो रहता है तो वो हमको कैसा सत्ता में आने को देते हैं? वो नहीं देने वाले हैं ना. वो कैसे करेंगे? आप सत्ता में क्यों आना चाहते हो? अरे जब तक हम सत्ता में नहीं आती तब तक संपत्ति नहीं मिलती. जब तक संपत्ति नहीं मिलती तब तक प्रतिष्ठा नहीं मिलती. ये सत्ता संपत्ति और प्रतिष्ठा का झगड़ा है सर. ये जमीन का बंटवारे का झगड़ा है. अभी मैं बोल रहा हूँ ना, ये जमीन के बंटवारे का झगड़ा है. तो हमको जमीन चाहिए. हम जिन लोगों को जमीन नहीं है उनके बाप दादा परदादा गरीब थे, वो मालदार रहते तो उनके नाम पर भी खेती होती ना. ये जो कागज पे लिखी खेती है ये कोई कर्तव्यगारी से लिखी हुई नहीं है. जिनके बाबा परदादा थे वो लिखने वाले, उन्होंने अपने अपने नाम पे लिखा है. हमारा कोई लिखने वाला नहीं था तो हमारा किसी ने नाम नहीं लिखा है. सब साथ में आने वाले प्रकाश अम्बेडकर साहब से बात हुई आपकी कुछ इस बारे में? उनके साथ तो मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन वो अगर आरएसएस बीजेपी का पल्ला छोड़ देते हैं और हमारे साथ में आ जाते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं रही. आपको क्यों लगता है ऐसे वो आरएसएस और बीजेपी का पल्ला पकड़े हुए? देखो मैंने उनके साथ में काम किया है और मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो भी ताल्लुक है वो आरएसएस बीजेपी के साथ में है. और अगर ऐसा नहीं होता तो पकड़कर हमारे पार्टी में लाकर उनको महासचिव नहीं बनाते. लेकिन सर पिछले विधानसभा लोकसभा तो नहीं उनके साथ में लड़े. अरे उनको ही तो मदद हो रही है ना, वो लड़ते नहीं है. मुझे लड़ना है तो जीतना है और मुझे पावर में जाना है, मुझे मिनिस्टर बनना है, मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है. क्यों नहीं बनने का? हमारे लोगों को ये सपना ही नहीं पड़ रहा है. बाबा साहब ने बोला था तभी कि तुम ऐसा सपना देखो और ऐसा सपना देखोगे तभी वहां पहुंचोगे ना. अभी सपना ही नहीं देखेंगे तो क्या होगा? सर आपका बोलना यह है कि खासदार इम्तियाज जलील को जिता करके उन्होंने बीजेपी का जो है तो फायदा किया, ऐसा बोलना है आपका? नहीं, मुझे समझा नहीं भाई. खासदार इम्तियाज जलील और वंचित जब साथ में थे, एमआईएम पार्टी, उसमें खासदार इम्तियाज जलील चुनकर आए हैं, तो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का पल्ला इन्होंने पकड़ा हुआ है. तो क्या इम्तियाज जलील के चुन के आने से बीजेपी को फायदा हुआ है? यहाँ का लोकल पॉलिटिक्स तो मुझे नहीं मालूम, इसके बारे में मैं दावे से नहीं कह सकता. यहाँ के लोग तुम्हें शायद बताएंगे. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी अगर हमारे साथ में आते हैं तो हम निश्चित रूप से पावर में जा सकते हैं. जी, अगर अभी लोकल पॉलिटिशियन की बात की जाए तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है औरंगाबाद सिटी में बहुत जल्द महानगर पालिका के इलेक्शन हो सकते हैं. इसमें आपकी क्या रणनीति है? हम लोग हमारा कैंडिडेट खड़ा रहेगा. हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे सिंगल या हमारे सिंगल लड़ेंगे. जो भी हमको साथ मिलेगा उसके साथ में जाएंगे. बीजेपी को छोड़ के हम बीजेपी सेना से नहीं साथ उनके साथ में नहीं जाएंगे. लेकिन हमारे जो भी जितने भी ब्रदर हैं, हाँ समविचारी लोग हैं. कोई पार्टी ऐसे आपके माइंड में चल रही होगी ना कि हमें महानगर पालिका में इनके साथ में जाना चाहिए, ऐसा कुछ नाम? देखो ऐसा है, मैंने ये कहा है
कि जहाँ भी मैं जाता हूँ ये बोलता हूँ कि हमारी लड़ाई हमारा पहला जो शत्रु है वो बीजेपी है, आरएसएस है, और हमारे से बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। उसके साथ में लड़ने के लिए जिसकी भी चाहे मदद लेना पड़े उसकी मदद हम लेंगे, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के साथ में हमारा युद्ध है और उनके साथ में हम लड़ेंगे। औरंगाबाद सिटी में अगर इम्तियाज भाई तो आते हैं हमारे साथ में, हमको बहुत खुशी हो जाएगी कि वो हमारे साथ में आ गए। पहले भी वो हमारे साथ में थे, हमने उनको चुन के दिया है, तब हम एकता थे। उसके बाद में विधानसभा के चुनाव लग गए, उस बार जब लग गए तब मैं अकेला उसमें से बाहर निकला। मैंने तोड़ा नहीं उनको, वंचित को तोड़ा नहीं, मैं अकेले बाहर निकला। क्योंकि ये मेरे को नहीं अच्छा लगा कि ये पदरकर जो भिड़े करके जो आरएसएस वाले हैं, ये भिड़े का पाँव छू के अगर जो दर्शन लेता है उसके साथ मैं नहीं बैठ सकता, उसके साथ मैं नहीं काम कर सकता। महाराष्ट्र में दलितों का क्या स्थान है? क्या रहेगा, और वहाँ कोई दलित होगा भी तो दलित करके या पूर्वास्पृश्य करके वहाँ रहेगा, उसकी क्या वहाँ औकात रहती है, उसको क्या वहाँ कीमत रहती है। वो अगर वहाँ रहा भी, अभी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो थोड़ा ही चला रहे हैं, ये तो पपेट चला रहे हैं। तो भागवत आरएसएस चला रही है केंद्र सरकार, भागवत थोड़ी चाहिए, तो मोदी थोड़ा चला रहा है। उसके पीछे एक यंत्रणा है जो टेररिस्ट है, वो यंत्रणा जो टेररिस्ट के है वो चलाती है सरकार करके। एक ही घंटे में एक क्षण में ऐसा प्राइम मिनिस्टर ऐसे कैसे स्लोगन कर सकता है? इट इज नॉट एट ऑल। उसके पीछे एक साजिश रहती है, उसके बीच में थिंकिंग रहता है, वो थिंकिंग के पर पूरा निर्णय लेते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर को बता देते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुलेआम आकर बोल देता है। तो चेहरा है, मोदी चेहरा है, और असली सत्ताधार ये तो नागपुर में बैठा भागवत है, और उनके खिलाफ हमारी लड़ाई। सर, चलते चलते आपके दौरे का एक आह्वान हमारे चैनल के जरिए आप क्या करना चाहते हैं आपके समाज की जनता? और दो काम रहे, एक खेती का मैं बोला जी कि खेत हम लोगों को होनी है। दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि व्हाट अबाउट एजुकेशन? बाबा साहब ने हमको कहा पहले सीखो, बाद में संगठित हो जाओ और बाद में संघर्ष करो। तो पहली ही बात है सीखने की, वहाँ के हमारे स्कूल बंद हो गई है, जिला परिषद की स्कूल बंद हो गई है, देहातों की स्कूल बंद हो गई है, मिडिल क्लास का एजुकेशन बंद हो गया है, हमारी तो शिक्षा ही पूरी बर्बाद हो गई है। स्कूल प्राइमरी स्कूल नहीं है तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जिसके पास में पैसा है, जिसके बाप के पास में पैसा है, वो भले शिक्षा ले रहा है, और जिसके पास में पैसा नहीं है उसका कुल बंद पड़ा है। अब आप देखिए महानगर पालिका की जितनी स्कूल है खाली पड़ी है। ये क्यों खाली पड़ी है और वहाँ के लड़के गए कहाँ? तो इसके बारे में तो कुछ सोचना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? तो 12वीं की जो इम्तिहान रहती है, जहाँ से मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए रास्ते जाते हैं, वहाँ पे इन लोगों ने 12वीं का महत्व कम कर दिया, उसका डिवैल्यूएशन किया, और तो उसमें क्या लगाए? CAT, हाँ CAT लगाए। अब व्हाट इज CAT? व्हाट इज देयर करिकुलम? देयर इज नो करिकुलम, कोई अभ्यासक्रम नहीं है, और उसकी परीक्षा ले रहे हैं, और वो परीक्षा पास होने के बाद ही मेडिकल को जाएगा, तो हमारा बच्चा कभी भी नहीं जाएगा। सर, आपने जैसे एजुकेशन, तो मेरा कहना है कि 12वीं का जो भी रिजल्ट लगता है उसमें जितने बच्चे मार्क लिस्ट में आ जाएंगे टॉपर, उनको एडमिशन देनी है। नीट और ये नीट सीट ये जो भी एग्ज़ाम उन्होंने निकाली है, ये खाली हम लोगों को दबा के हम लोगों को हटाने के लिए लगाई है। वो मुझे मालूम, हमको मान्य नहीं है, हमारी पार्टी को, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। और 12वीं का ही होना है, अगर 12वीं का अच्छा होता है तो 10वीं का 10th का अच्छा रहेगा, और 10th का अच्छा रहेगा तो प्राइमरी से अच्छा रहेगा। यही पढ़ाई के ऊपर से एक आखिरी सवाल है मेरा सर, जैसे आपने नीट की बात की है, तो बहुत सारे गरीब बच्चे अच्छे मार्क्स से पास होने के बावजूद उससे वंचित रह जाते हैं, ताकि क्योंकि उनके वालिद के पास या उनके पेरेंट्स के पास लाखों रुपए सीट के लिए भरने के लिए नहीं रहते। क्या आप ऐसा कोई आंदोलन छेड़ेंगे सरकार के खिलाफ, क्या बिना पैसे के सीट मिल जाए? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मेरा पार्टी का प्रोग्राम यह है, विदाउट एनी काइंड, एक पैसा भी नहीं देना पड़ना चाहिए, और पूरा शिक्षण उस बच्चे का सरकारी ट्रेजरी से होना है।
ये सरकार की जिम्मेदारी है और दिस इज द फंडामेंटल राइट। बिल्कुल। ये अगर फंडामेंटल राइट है तो इसके मुताबिक हम लोगों को शिक्षा मिलनी है, दैट इज आवर राइट। जो गरीब रेखा के नीचे या दारिद्र्य रेखा हो या कुछ भी हो, उसका एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होना है और इक्वल होना है। ये नहीं है डिस्क्रिमिनेशन है ना अभी चल रहा है, जो बड़े लोग हैं उनके बड़े स्कूल, जो छोटे लोग हैं उनके छोटे स्कूल, जो मिडिल क्लास के उनके मिडिल क्लास के स्कूल, ये नहीं होना है। बिल्कुल। और ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो एग्ज़ाम अलग अलग तरह से होती है, ये हमको पसंद नहीं है। हम ये नहीं चाहते हैं सबकी एग्ज़ाम एक होनी है, वो टाटा का बच्चा हो या हमारा स्लम का बच्चा हो, वो दोनों की एग्ज़ाम एक होनी है, दोनों की किताबें एक होनी है, दोनों का टीचर एक होना है। वो अंग्रेजी में सीखता है तो सिखाओ मेरे बच्चों को अंग्रेजी। हम क्या अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं? हम लोगों को सिखाओ ना। हम लोगों को पढ़ाओगे नहीं और क्या बोलोगे, वो तुम नहीं भाग सकते। यार कैसे भागेंगे यार? तुम 10 किलोमीटर आगे जाकर खड़े हो, भाई यहाँ से टाट लेना और तुम वहाँ से टाट लेंगे तो तुम पहले पहुँच जाओगे ना। सर, तो शिक्षा में जो शिक्षा में ये जो भी आया है उसके खिलाफ हम लोगों को लड़ना चाहिए, सब लोगों को। पार्टी का ये मतलब नहीं है। जैसा आप सिस्टम बता रहे, सेम सिस्टम जो तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने, आप पार्टी के जो मुख्यमंत्री उन्होंने किया है। क्या आपको लगता है कि वो मुख्यमंत्री से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कुछ सीखना चाहिए? अरे ये यहाँ के महाराष्ट्र के कोई भी मुख्यमंत्री हो या केजरीवाल हो, ये सभी अपर क्लास के लोग हैं ना। हम लोगों को क्या, अगर वो चीफ मिनिस्टर की जगह पे बिठाओ, हम एजुकेशन ठिकाने पे लगाते दिखाते, हमको चीफ मिनिस्टर बनाओ, हम लोगों को पूरे लोगों को रोजगार देते, पूरे बच्चों की व्यवस्था करते। इन लोगों एक कैपिटलिस्ट है, मैं सोशलिस्ट हूँ, मैं कोई कैपिटलिस्ट नहीं हूँ। मैं भारत का संविधान मानता हूँ और प्रियम्बल इट इज माई प्रोग्राम। भारत का जो संविधान है उसका जो प्रियम्बल है दैट इज माई पार्टी प्रोग्राम। उसमें का है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एजुकेशन है। अभी तो लड़ना बहुत बातों के बारे में है। पहला तो हम 2 बातें बताई मैंने, और तीसरा जो है तो हमारी पार्टी में हम एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलाएंगे। बच्चों कहाँ है मालूम ही नहीं है, बहुत पढ़ा है और नौकरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं ना उसका। तो हम चाहते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन पहला होना चाहिए कि कितने बच्चे हैं जिनको जॉब चाहिए। आज गवर्नमेंट नहीं बता रही है कि इतने एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, क्यों नहीं बताती है गवर्नमेंट? ये अगर बताएंगे तो बच्चे जाग उठेंगे, और अगर बच्चे जाग उठेंगे तो उनको जॉब देना पड़ेगा, तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। तो सिस्टम कोलैप्स करना ये मेरा मकसद है। अब चलते चलते फिर से मैं बोलूँगा, आखिरी सवाल ये है कि अब दलित संगठन को महाराष्ट्र में एक होने की नौबत आ चुकी है, एक हो जाना चाहिए। अभी देखो, लीडर एक नहीं होते, हमारा समाज एक होता है। हमारा एक ही नेता है, उसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और हम सब लोग उसके फॉलोअर हैं। ये झंडा मेरा अकेले का नहीं, ये बाबा साहब का झंडा है। ये जो थिंकिंग है, ये जो संविधान है, बाबा साहब का है। उन्होंने रास्ता बताया, उस पर चलने वाले सभ्य अम्बेडकराइट होते हैं। और जितने अम्बेडकरवादी है, तो लीडर की मैं बात नहीं करता, लीडर के वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं, और लीडर वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण लड़ते हैं और टूट जाते हैं। लेकिन हमारा समाज है, अरे भाई ऐसा सोचो, मैंने कई लाख लोगों को लेकर बौद्ध को अपनाया, तो ये समाज क्या है मैंने देखा है। मेरे पास तभी भी पैसा नहीं था, आज भी पैसा नहीं है, लेकिन कुछ बिगड़ता नहीं है। मेरे लोग मेरे साथ में रहेंगे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये लोग हैं पक्के, मुझे 101% अम्बेडकराइट है। ऑर्डिनरी पीपल, जो हमारे में जो गड़बड़ी है वो शिक्षित लोगों में गड़बड़ी है, और ऊपर लीडर नेताओं की गड़बड़ी है। तो उसमें से मुझे बाहर जाना है, मैं उनकी कटकट में नहीं रहना। तो हमारा कोई भी कितना भी प्रयास करे तो उनके पांव तक हम लोग जा सके तो हम भाग्यशाली है, ऐसा मैं मानता हूँ। थैंक यू। सर, आपका नाम बोल दीजिए एक बार। मैं लक्ष्मण माने जी। और मैं महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाड़ी ये पार्टी है, इसका नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। वैसे तो लिखता बिकता हूँ, बाकी सभी तो